पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन सीरीज में क्लास नंबर 18 हम लोग करेंगे। भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक इक्ष्वाकु डायनेस्टी है, पल्लव डायनेस्टी है, इसमें दोनों को डिस्कस कर लेंगे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया का पार्ट 4 और लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया का। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद की संरचना भाग 1 हम लोग करेंगे। पार्लियामेंट वैसे ही काफी वृहद चैप्टर, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम पार्लियामेंट से आपके एग्जाम में आते हैं। एनवायरमेंट के बारे में बात करें तो फॉग, स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कल के क्वेश्चन के आंसर हम लोग देख लेते हैं। कल के क्वेश्चंस के राइट आंसर लिखने का सबसे अच्छा प्रयास एक बार फिर से सुश्री निधि यादव ने किया था। अब आप लोग कह सकते हैं कि इन्हीं कमेंट बार बार क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले कमेंट किया, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक दूसरा ऐसा कमेंट नहीं आया जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हों। अगर किसी ने अलग अलग मैसेज में दिया हो तो मैंने देखा नहीं है, खैर हम कोशिश करेंगे कि सभी के उत्तर शामिल करें। मुद्दा यह है कि आपको सारे फैक्ट पता चल जाने चाहिए। प्रेसिडेंट के प्लेजर यानी उनके प्रसाद पर्यंत पद कौन धारण करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल होते हैं जो हमने कल डिस्कस किया, सी यहाँ पे सही है। अटॉर्नी जनरल लॉ एडवाइजर ऑफ इंडिया किसके होते हैं? लॉ एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, प्रेसिडेंट के नहीं होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के। करेक्ट रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। नॉट करेक्ट इसमें पूछा है तो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, ये सही है, कैबिनेट में सदस्य नहीं होते हैं। ही हैज द राइट टू स्पीक इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सही। ही हैज राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट, ये यहाँ पे रॉन्ग है, तो राइट टू वोट नहीं होता है अटॉर्नी जनरल को। Consider the following statement about Attorney General. He is appointed by the President of India. Correct. He should have same qualification as a judge of Supreme Court. Correct. ये 76 clause 1 में दिया हुआ है। He should be a member of any one house of the Parliament. Wrong. और he can be removed by impeachment. Impeachment से नहीं है, प्रेसिडेंट जब चाहे तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे या केंद्र सरकार चाहेगी तब तक पद पर बने रहेंगे, और जब केंद्र सरकार इनका बर्खास्तगी के लिए रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेज देगी तब प्रेसिडेंट इनको हटा देंगे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा A, 1 and 2 करेक्ट।
अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी, किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे, कुषाण शासक कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कल्हण, द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, तो श्रीहर्ष और जयसिंह के कंटेम्प्रेरी थे कल्हण। इनलैंड रिवर सिस्टम, इनलैंड वाटरवे आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया, ये सही है। केवल कुछ हिस्सों में नेशनल वाटरवेज, खासकर हिमालयन रिवर्स में बने हुए हैं, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ओनली फॉर 4 मंथ्स, साउथ वेस्ट मानसून के मंथ में ज़्यादातर रेन मिलती है, तो ये सही है। ये और ये दोनों सही है, और इसको एक्सप्लेनेशन भी ये करता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए यहाँ पे सही है। All the rivers originating from Himalayas are perennial. Himalaya receive much of their precipitation from southwestern monsoon. तो ये सही है, असर्शन सही है, लेकिन पेरेनियल रिवर्स इस वजह से है क्योंकि इनको पानी जो है ये स्नो मेल्टिंग यानी ग्लेशियर के मेल्ट होने से मिलता है हिमालयन रिवर्स को, और जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो मानसून डिपेंडेंट रिवर्स हैं। तो हिमालयन रिसीव मच ऑफ देयर रेनफॉल इन साउथ वेस्टर्न मानसून, ये भी सही है। तो मतलब ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन असर्शन का जो करेक्ट रीजन ये होना चाहिए कि ग्लेशियर से पिघलने से इनमें पानी आता है, प्रेसिपिटेशन से नहीं। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इंडिया की नॉर्दर्न प्लेन को ज़्यादातर जो विंटर रेनफॉल मिलती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर विंटर रेनफॉल के बारे में बात हो रही है। विंटर रेनफॉल लौटते हुए मानसून से नहीं मिलती, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ से मिलती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ये आज का होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ज़्यादातर हमने जो टॉपिक्स लिए हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस रिवीजन क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 यानी कि आर्टिकल 3 में संसद एक कानून द्वारा क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 पर आधारित फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42वें संविधान संशोधन से किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? इसके बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के विधियों और राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो बताइए इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए एलिजिबल हो, क्वालिफाइड हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसीव सच रिकमेंडेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, यहाँ पे देखिए आंसर दिया भी हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वाला तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला इनकरेक्ट है। इनका रिकमेंडेशन कौन डिसाइड करता है? क्या संसद डिसाइड करता है? नहीं, इनका रिकमेंडेशन डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। इसके बाद नीचे दिए गए कथनों में बताना है भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। कारण ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं कि आए कहाँ से थे। इक्ष्वाकु जो जनजाति है, जो क्लैन है, ये आया कहाँ से था, इसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता है, ना ही किसी सोर्सेस में लिखा है। हालांकि जिस राजवंश ने राज किया था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको मिलती है। कहाँ से मिलती है? नागार्जुन कोंडा, जग्गैपेटा, अमरावती, भट्टीप्रोलु में जो इक्ष्वाकु इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इस वंश के शासकों के द्वारा क्या निर्माण कार्य कराए गए थे, कौन कौन से दान किए गए थे, धार्मिक आस्था ये किसमें रखते थे, सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था इनके समय में, इसकी जानकारी हमको इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इक्ष्वाकु डायनेस्टी के बारे में जानकारी का स्रोत इंस्क्रिप्शंस हैं और कुछ पुराण हैं। पुराणों में इक्ष्वाकु शासकों को आंध्र भृत्य कहा गया है। आंध्र के सेवक, आंध्र कौन है? आंध्र सतवाहन है, जिनके बारे में बात कर चुके हैं। तो सतवाहन वंश के सेवकों के रूप में आप कह सकते हैं ये थे, और सतवाहन साम्राज्य के विघटित होने के बाद ये लोग सत्ता में आए थे, जो ये इक्ष्वाकु कहलाए थे। और पुराणों में इक्ष्वाकुओं का उल्लेख आंध्र भृत्य और श्री पर्वती यानी कि फॉरेस्टर वनपाल के रूप में किया गया है। तो किस डायनेस्टी को श्री पर्वती लिखा गया है पुराणों में? ये एग्जाम में आ चुका है, 2018 की यूपीपीएससी में आया था, 2018 यूपीपीएससी प्रीलिम्स में आया था कि श्री पर्वती किन्हें कहा गया? इक्ष्वाकु शासकों को। इनका जो ये एरिया है ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। आंध्र प्रदेश प्रेजेंट डे कोस्टल आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है, इसमें इक्ष्वाकु रूलर रूल करते थे सतवाहनों के बाद, ठीक है। यहाँ पर आभीर वंश का शासन था डेक्कन रीजन में सतवाहनों के बाद, और यहाँ पर आंध्रा रीजन में रूल करते थे इक्ष्वाकु शासक, और नॉर्दर्न तमिलनाडु रीजन में रूल करते थे, और सदर्न आंध्र प्रदेश में पल्लव शासक, और फिर एक्सट्रीम मिडिल तमिलनाडु में और एक्सट्रीम सदर्न तमिलनाडु में चोल शासक रूल करने लगे थे। ये यहाँ पे कंटेम्प्रेरी रूलर्स की बात होगी। उनके ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें तो इक्ष्वाकु शिलालेखों में श्री पर्वती को विजयपुरी, जो इक्ष्वाकुओं की राजधानी थी आंध्र में, विजयपुरी के संबंध में श्री पर्वते विजयपुर के नाम से लिखा गया है, ठीक है। मतलब इनकी राजधानी विजयपुरी को श्री पर्वते विजयपुर लिखा गया है, जो नल्लमल्लाई पर्वतमाला का प्राचीन नाम प्रतीत होता है। तो नल्लमल्ला पर्वतमाला जो है, जिसके बारे में हमने पढ़ा ज्योग्राफी में पिछली क्लासेस में, तो नल्लमल्लाई पर्वतमाला जो है ईस्टर्न घाट्स का भाग है, और इसको पहले श्री पर्वते विजयपुर के नाम से जानते थे। आंध्र इक्ष्वाकु राजवंश ने अयोध्या के पौराणिक इक्ष्वाकुओं के वंशज होने का भी दावा किया था, जिसको राम बिलोंग करते थे। भगवान राम जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे, और ये जो आंध्र इक्ष्वाकु थे, इन लोगों ने कहा था कि ये भी इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, यानी भगवान राम के डिसेंडेंट्स, इन्होंने खुद को बताया था।
ज़्यादा इसके शासकों के बारे में हमको स्टडी नहीं करना है, थोड़ा बहुत कला वगैरह के बारे में देखेंगे। दोहरी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध थे, यानी हिंदू और बुद्ध दोनों तरह की धार्मिक मान्यताओं को उन्होंने फॉलो किया था। भट्टीप्रोलु जग्गेपेट्टा के शिलालेखों में चैत्य और विहारों का निर्माण के लिए दान किए जाने के जैसे तथ्य दर्ज हैं। साथ ही शासक के शासनकाल के दौरान मंदिरों का निर्माण भी किया गया था। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों को मानते थे ये लोग। जग्गेपेट्टा कोट्टम पलगु नागार्जुन कोंडा के शिलालेखों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि शाही परिवारों की अधिकांश इक्ष्वाकु महिलाएं बौद्ध संरक्षिकाएं हुआ करती थी और बौद्ध निर्माण के कार्यों को ये फंड करती थी, इक्ष्वाकु रानियां। अब हम पल्लव डायनेस्टी के बारे में बात कर लेते हैं। 3वीं से 9वीं शताब्दी तक इन लोगों ने शासन किया है, जो काफी लंबा शासनकाल ही चलता है। इनके भी ओरिजिन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इनका संबंध तमिलनाडु के नॉर्दर्न हिस्से से आंध्र प्रदेश के सदर्न हिस्से से रहा था। और इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिलती है कि मतलब किसके ये सामंत हुआ करते थे और कैसे इन लोगों ने साम्राज्य बनाया। हालांकि कुछ प्रारंभिक शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ यहाँ पे जो इंपीरियल रूलर्स रहे हैं, यानी जो एक डायनेस्टी के अंतर्गत एक के बाद एक शासक बनते रहे हैं। प्रारंभिक पल्लव शासकों के बारे में बात करें तो इक्ष्वाकु शासन के खत्म होने के बाद पल्लव शासक जो है शक्तिशाली हुए थे। पल्लव शासक सिंह वर्मा ने 300 ईस्वी में इक्ष्वाकु शासक रुद्र पुरुष दत्त को हराया था और तटीय आंध्र में पल्लव शासन की स्थापना की थी। तो कोस्टल आंध्र में पल्लव शासन की नींव रखी गई थी और इसे कर्म राष्ट्र के रूप में उस समय जाना जाता था। तो कर्म राष्ट्र टर्म किसके लिए दिया जाता है? कोस्टल रीजन ऑफ आंध्रा के लिए, जिसको इक्ष्वाकु रूलर्स ने रूल किया था। ये ध्यान रखिएगा, कर्म राष्ट्र का जियोग्राफिकल एस्पेक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में। ऐसा माना जाता है कि सिंह वर्मा ने इस काल में जो है काफी लंबे समय तक शासन किया था। और शिव स्कंदन वर्मन जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में शासन किया था, प्रारंभिक पल्लव शासकों में सबसे महान थे। तो सिंह वर्मा, शिव स्कंदन वर्मन, इनका प्रभुत्व कृष्णा से लेकर दक्षिण पेन्नार और बेल्लारी तक फैला हुआ था। नंदी वर्मन प्रथम प्रारंभिक पल्लव शासकों में सबसे अंतिम थे। नंदी वर्मन प्रथम, उनके समय में पल्लव साम्राज्य ने कला जनजाति के आक्रमण का सामना किया था। हमने आपको जब लिस्टिंग पढ़ाई थी तो आपको पल्लव वंश के 2 संस्थापक बताए होंगे, एक सिंह वर्मा, वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु। तो सिंह विष्णु इंपीरियल पल्लव शासकों के पहले यहाँ पे संस्थापक थे। यहाँ पर शाही पल्लव शासक अलग यहाँ पे कर दिया जाता है और ये प्रारंभिक पल्लव शासक अलग, जब एक थोड़ा सा अलग तरीके का इतिहास चलता है। शाही पल्लव शासक क्या करेंगे कि एकदम से इनके पुत्र शासक बनेंगे, फिर उनके पुत्र शासक बनेंगे, पूरी तरीके से लीनिएज शासन करती है। जबकि आरंभिक में क्या होता है कि थोड़े दिन तक किसी ने शासन किया, फिर उसके साम्राज्य पर किसी ने कब्जा कर लिया, फिर उसका कोई पुत्र या फिर उसका डिसेंडेंट थोड़ा सा कब्जा करता है जमीन को, फिर थोड़ा आगे बढ़ाता है। तो आरंभिक पल्लव शासक अलग और इंपीरियल पल्लव शासक अलग है। हम यहाँ पर अब इंपीरियल पल्लव रूलर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कई बार आप देखेंगे कि इन शासकों में कई बार बहुत सी सारी चीजें ना पूछ करके इन शासकों के नाम की क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। जैसे बीईओ प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, पल्लव शासकों के नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन, महेंद्र वर्मन। तो आपको याद रखना पड़ता है पहले कौन सा शासक बना किसी वंश में, बाद में कौन से बने। मान लीजिए करीब 9 शासक हैं, इनमें से किसी 4 को उठा करके बीच से आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को दे सकते हैं। जब हम पूरा पल्लव वंश कवर कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो सिंह विष्णु के बाद शासक बने थे यहाँ पर महेंद्र वर्मन प्रथम। ये बहुमुखी प्रतिभा वाले शासक थे। इनकी अवधि के दौरान लंबे समय चलने वाला पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू हो गया था। जब हम चालुक्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तो किन चालुक्य शासकों ने किस पल्लव शासक को हराया, फिर किस पल्लव शासक ने किस चालुक्य शासक को हराया, ये आपको देखना पड़ेगा। पल्लव चालुक्य संघर्ष हो गया, चोल चालुक्य संघर्ष हो गया, और जो ये डायनेस्टीज थी करीब पल्लव, चालुक्य, चोल और जो है राष्ट्रकूट रूलर्स भी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में शामिल होते हैं। तो उनका क्या रोल था, इस सबको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जरूरी फैक्ट खाली कवर करेंगे। महेंद्र वर्मन के बाद शासक बनते हैं नरसिंह वर्मन। पल्लव में सबसे महान कहे जाते हैं, राजवंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को अद्भुत ऊंचाई तक पहुंचाया था। महामल्ल या मामल्ल की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी और अपने पिता द्वारा शुरू किए गए पल्लव चालुक्य संघर्ष को उन्होंने सफलतापूर्वक जारी रखा था, अपने शत्रुओं को हराया था। नरसिंह वर्मन की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि थी, इन्होंने श्रीलंका में अपना विजय अभियान लीड किया था और यहाँ का जो हटाया हुआ शासक था सिंगली राजकुमार मान वर्मा, इसको फिर से रीइंस्टेट वहां पे कराया था, क्योंकि एक युद्ध में इन्होंने इनकी मदद की थी। वो कौन सा युद्ध था, जब हम चालुक्य शासनकाल पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे नरसिंह वर्मन ने किस चालुक्य शासक से युद्ध किया था। इसके अलावा एक महान निर्माता थे, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान मामल्लपुरम का निर्माण किया था। मोनोलिथिक रथ बनवाए थे, यानी चट्टान को काटकर जो रथ बनाए गए हैं आर्किटेक्चर, वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाए थे। इसके बाद महेंद्र वर्मन सेकंड 2 साल की बहुत कम अवधि तक शासन किया था और इन्हें चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम ने मार डाला था। और कुछ समय के लिए जो ये पल्लव सत्ता थी ये चली गई थी। विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य शासक के शासनकाल में समाहित हो गए थे, लेकिन फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम, ये चालुक्य और उनके सहयोगी गंग शासकों पर निर्णायक जीत प्राप्त करते हैं और फिर से जो है पल्लवों का भाग्योदय होता है। नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में बात करें तो इसकी उपाधि राज सिंह थी। इन्होंने शांतिपूर्ण शासन का आनंद लिया, क्योंकि चोल चालुक्य संघर्ष थोड़े दिन के लिए खत्म हो गया था। मामल्लपुरम में शोर मंदिर और कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। शोर मंदिर और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने, ध्यान रखिएगा।
प्रसिद्ध विद्वान संस्कृत के दंडिन इनके दरबार में रहते थे। इन्होंने चीन में दूतावास भेजे थे और उनके शासनकाल के दौरान समुद्री व्यापार फला फूला था। तो ये दूतावास वाला सवाल यूपीपीएससी अपने एक एग्जाम में पूछ चुका है कि जो है डेलीगेशन किसने भेजा था चीन में, किस पल्लव शासक ने, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। चोल शासकों ने भी चाइना से अच्छे रिलेशन बनाए रखे थे। नंदीवर्मन सेकंड या नंदीवर्धन पल्लव मल्ल भी इसको बोलते हैं, नंदीवर्मन सेकंड या फिर नंदीवर्धन पल्लव मल्ल। ये विष्णु के उपासक थे और शिक्षा के महान संरक्षक थे। इनके शासनकाल के दौरान कई पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार कराया गया था। कांची में, जो कि पल्लव राजधानी थी, इसमें बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया गया था। ये एक निर्वाचित शासक कहे जाते हैं, ठीक है, इलेक्टेड रूलर इनको कहा जाता है। इलेक्टेड रूलर जो है दो लोग हैं, एक नंदीवर्मन पल्लव मल्ल है और दूसरे पाल वंश के गोपाल हैं। ये दोनों इलेक्टेड रूलर्स कहे जाते हैं, जिनको जनता ने सीधे निर्वाचित किया था। पल्लव शासन का अंत कैसे होता है इसको देख लेते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय के आक्रमण पर जो कांची अस्थायी तौर पर अपने अधीन ले आए थे चालुक्य शासक। यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, विक्रमादित्य फर्स्ट इसमें लिख लीजिएगा, विक्रमादित्य प्रथम। जैसे हमने यहाँ पर देखा भी, महेंद्र वर्मन द्वितीय को इन्होंने हराया था विक्रमादित्य फर्स्ट ने और इनको मार डाला था और करीब 6 वर्ष के लिए पल्लवों की राजधानी कांची पर कब्जा कर लिया था चालुक्य शासक विक्रमादित्य फर्स्ट ने। विक्रमादित्य फर्स्ट ने हराया था, विक्रमादित्य सेकंड ने नहीं। एक्चुअली जो नंदीवर्मन द्वितीय या फिर नंदीवर्मन पल्लव मल्ल है, इनको हराया था विक्रमादित्य सेकंड, जो कि चोल वंश के शासक थे, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चोल वंश के शासक विक्रमादित्य सेकंड है, जिन्होंने नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को हराया था, नंदीवर्मन सेकंड को, और इनके राजवंश को लगभग खत्म कर दिया था। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पांड्य पश्चिमी गंग शासक, ओडिशा के जो गंग रूलर्स थे और राष्ट्रकूट रूलर्स ने पल्लवों पर आक्रमण किया था और इस तरीके से पल्लव सत्ता खत्म हो जाती है फाइनली। 9वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक ये पल्लव शासन खत्म हो जाता है। और बाद के शासक हैं जिन्होंने बहुत थोड़े समय के लिए रूल किया था, नंदीवर्मन थर्ड, नृपतुंग वर्मन और अपराजित वर्मन। मतलब ये बाद के शासक हैं जब इनकी सत्ता बहुत मजबूत नहीं रही थी। अंतिम पल्लव शासक में नंदीवर्मन थर्ड, नृपतुंग वर्मन, अपराजित वर्मन। चोल शासक आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन को हराया था और कांची के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और इस तरीके से पल्लवों का वर्चस्व साउथ इंडिया में 9th सेंचुरी के अंत तक, 9th सेंचुरी एडी के अंत तक समाप्त हो जाता है। प्रशासन धर्म के बारे में बात करें तो राजशाही व्यवस्था थी, मोनार्ची यहाँ पे चलती थी और पल्लव राज्य कोट्टम में विभाजित थे। कोट्टम नाम से प्रोविंसेस होते थे। कोट्टम का प्रशासन राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता था। गांव प्रशासन की मूल इकाई होती थी विलेज। इस काल में विभिन्न प्रकार के गांव, जैसे अंतरजातीय आबादी वाले गांव, ब्रह्मदेव, देवदान गांव, ये सब थे। गांव का प्रशासन विभिन्न प्रकार की स्थानीय स्वायत्त सभाओं द्वारा चलाया जाता था। सभा और इस काल की सबसे लोकप्रिय सभाएं होती थी। इस गांव में न्याय की एक अदालत होती थी जिसे धर्म शासन कहा जाता था। ये बड़ा जरूरी है। धर्म शासन किसके काल में प्रचलित था? पल्लव शासन में। वेनसांग के वृत्तांत के अनुसार पल्लव साम्राज्य में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्म अभी बहुत सक्रिय थे और जैन धर्म को शुरुआत में लोकप्रियता मिली थी। अधिकांश पल्लव शासक वैष्णव और शैव दोनों के अनुयायी थे और धर्म महाराज की उपाधि धारण करते हुए अग्निष्टोम, वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ जैसे वैदिक बलिदान वाले यज्ञ करते थे और वैदिक अनुष्ठानों से जो वैदिक धर्म है उसको बढ़ावा मिला था और बौद्ध और जैन धर्म ने शाही संरक्षण खो दिया था क्योंकि वैदिक यज्ञ इस वंश के शासक करने लगे थे। ठीक है, तो ये था, मतलब कई सारे धर्मों को एक साथ अपनाया गया था। बौद्ध, जैन और वैदिक धर्म को, वैष्णव और शैविज्म को भी प्रमोट किया गया था पल्लव शासन के दौरान। तो यहाँ पर हम लोग कोप्पन का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको देख लेते हैं। इससे कुछ सालों से यूपीपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। लास्ट टाइम कोप्पन स्कीम से क्वेश्चन 2018 में आया था और मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल बहुत संभावना है कि इस साल यूपीपीएससी कोप्पन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछेगा। कोप्पन का जलवायु वर्गीकरण जो है इस जलवायु वर्गीकरण जलवायु को सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण है क्योंकि कोप्पन के अलावा एक स्टैम्प क्लासिफिकेशन भी है जो प्रचलित रहता है, लेकिन भारत में ज़्यादातर इसको उपयोग करते हैं कोप्पन क्लासिफिकेशन को और पूरे वर्ल्ड वाइड भी कोप्पन क्लासिफिकेशन सबसे अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट माना जाता है। इस जलवायु वर्गीकरण प्लान को व्लादिमीर पीटर कोप्पन ने 1884 में विकसित किया था और बहुत लंबे समय तक इसको ये रिफाइन करते रहे थे और फाइनली जो है अगर देखें ये कब से प्रयोग में लाया जाने लगा था अंतिम तौर पर 1936 में, काफी दिन बाद। कोप्पन क्लासिफिकेशन का आधार क्या था ये पूछा गया था 2018 में। तो वनस्पति और जलवायु के वितरण को क्या एक घनिष्ठ संबंध को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो भी मतलब क्लाइमेट है उसका लिंक किससे है? वेजिटेशन से। किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन का अगर हम वेजिटेशन देखेंगे तो उसको हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, ये कहना था कोप्पन का। ये यूकेपीएससी ने पूछा था तो 2021 वाले पेपर में, यूपीपीएससी 2018 ने भी पूछा था और अन्य भी कई जगह ये आ चुका है एग्जाम में। तो ये स्टेटमेंट ही हमने लिख दी इंग्लिश मीडियम में जिससे याद रहे। वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, यानी वेजिटेशन के हिसाब से किस ज्योग्राफिकल रीजन की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोप्पन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन जो है तापमान और वर्षा के वार्षिक और मासिक औसत के डेटा पर आधारित होता है। ये पूछ सकते हैं कि इसमें क्या हम आंकड़े रिकॉर्ड करते हैं, तो तापमान और वर्षा के आंकड़े रिकॉर्ड करते हैं, उसी से वेजिटेशन पता चल जाता है क्योंकि वेजिटेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और वर्षा।
इन्होंने तापमान और वर्षा के विशिष्ट मानों का चयन करके इन्हें वनस्पति के वितरण से सहसंबंध को पहचाना और इन मानों का उपयोग करके क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था। तापमान और वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर का उपयोग किया था। 5 प्रमुख प्रकार की जलवायु प्रकारों की व्याख्या इन्होंने की थी। 5 प्रकार से जिनको ए, बी, सी, डी, ई और एच के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि 6 हो रहे हैं, एच जो है ये अलग तरीके का है, इसको बाद में जोड़ा गया था। शुष्क मौसम को छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है, जैसे FMWS। एफ का मतलब कोई शुष्क मौसम नहीं होता। एम का मतलब मानसूनी जलवायु होती है। और शीतकालीन शुष्क मौसम होता है, डब्ल्यू से दिखाते हैं। और ग्रीष्मकालीन शुष्क मौसम को एस से दिखाते हैं। छोटे अक्षर ए, बी, सी, डी तापमान के अधिकता की स्तर को दर्शाते हैं, कितना तापमान होगा। पहला संस्करण का प्रकाशित हुआ था 1918 में, और बाकी समय इन्होंने इसको संशोधित किया और परिष्कृत किया। अंतिम संस्करण 1936 में प्रकाशित हुआ था। और संशोधित कोपन प्रणाली में 5 जलवायु समूह है, ए, बी, सी, डी, ई, और 14 अलग अलग प्रकार के जलवायु में विभाजित किया गया है। 14 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, और 5 क्लाइमेट ग्रुप्स कितने हैं, 5, और क्लाइमेट के टाइप्स कितने, 14। ये ध्यान रखिएगा। 5 प्रमुख जलवायु समूह यानी क्लाइमेट ग्रुप्स कितने, 5 कोपन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और हाईलैंड यानी एच जलवायु की विशेष श्रेणी को भी शामिल किया गया था 5 के अलावा। ए, बी, सी, डी, ई के अलावा एच क्या है, हाईलैंड जलवायु, हाईलैंड क्लाइमेट। अब देखिए ए से क्या पता चलता है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड। ए से ट्रॉपिकल ह्यूमिड, बी से ड्राई पता चलता है, सी से माइल्ड मिड लैटिट्यूड, डी से सीवियर मिड लैटिट्यूड, ई से पोलर, और एच से हाईलैंड पता चलता है। ये मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप हो गए। मेजर क्लाइमेटिक टाइप कितने हो गए, क्लाइमेटिक टाइप अब देखेंगे। क्लाइमेट टाइप ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल सवाना, सब ट्रॉपिकल, माइल्ड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड, डेजर्ट स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, डेजर्ट स्टेपी, ठीक है। और मेडिटेरेनियन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मरीन, वेस्ट कोस्ट, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, सब आर्कटिक, और टुंड्रा, आइस कैप, हाईलैंड, टुंड्रा आइस कैप, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्लाइमेट टाइप हो गए, और सब टाइप कितने हो गए, सब टाइप ये वाले हो गए, CSA, CSB, CFA, CWA, CFB, CFC, DFA, ये सब, ठीक है। तो सबको लर्न नहीं करना है, और ना ही एग्जाम में आता है। आपसे एग्जाम में क्या पूछते हैं कि भारत के क्षेत्रों में कौन सा कोड लागू होगा। तो कोप्पन का जलवायु वर्गीकरण भारत में कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्लाइमेट टाइप और कौन कौन से क्षेत्रों में, जैसे AMW वाला क्लाइमेट यानी मानसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन में, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, मुंबई के दक्षिणी भाग में। और एग्जाम में पूछा गया था कि गोवा में कौन सा पड़ेगा, तो गोवा में भी AMW पड़ेगा। 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है साउथ वेस्ट मानसून से। क्यों होती है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। AMW में 300 सेंटीमीटर से वर्षा ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून की जो अरेबियन सी ब्रांच है, वो डायरेक्टली किससे टकराती है, वेस्टर्न घाट्स से। AS वाला क्लाइमेट देखने को मिलता है आपका कोरोमंडल तट पर, यानी कोस्टल तमिलनाडु और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो जुड़ा हिस्सा है तमिलनाडु से, उसमें देखने को मिलता है। ड्राई सीजन, मानसून टाइप विद ड्राई सीजन इन हाई सन पीरियड। कोरोमंडल तट को आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून से कोई वर्षा प्राप्त नहीं होती है। अभी क्यों नहीं होती है वो हम डिस्कस कर लेंगे, मानसून आज भी पढ़ना है हमको। कोरोमंडल तट को वर्षा प्राप्त होती है लौटते हुए मानसून से, रिट्रीटिंग मानसून से। रिट्रीटिंग मानसून क्या है अभी डिस्कस करेंगे। AW के बारे में बात करें, मोस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू बारिंग कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्टल स्ट्रिप। कोरोमंडल तट और मालाबार तट को छोड़ करके पूरे पेनिनसुलर भारत में कौन सा क्लाइमेट यहाँ पे चलता है, AW। अब पूरे को पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात कर रहे हैं और कोरोमंडल और मालाबार कोस्टल स्ट्रिप को छोड़ करके, तो उसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा भाई, उसमें कर्नाटका का क्षेत्र आ जाएगा। कर्नाटका, महाराष्ट्र रीजन आ जाएगा, सेंट्रल महाराष्ट्र का रीजन आ जाएगा, मध्य प्रदेश का रीजन आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। BSHW यानी सेमी एरिड स्टेपी टाइप क्लाइमेट आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, रेन शेड्यू एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान में। BSHW देखने को मिलता है कंटीजियस एरियाज ऑफ हरियाणा गुजरात। हरियाणा गुजरात का जो राजस्थान से जुड़ा भाग है वहाँ पर भी आपको BSHW टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। BWHW यानी कि हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, ये वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट में देखने को मिलता है। थार डेजर्ट में ये क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद CWG टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये आपको देखने को मिलता है गंगा प्लेन वाले हिस्से में। गंगा प्लेन यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में CWG क्लाइमेट है, पूरे उत्तर प्रदेश में। बिहार में CWG क्लाइमेट है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा में भी CWG टाइप क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और दिल्ली में भी। इसके बाद DFC क्लाइमेट यानी कि कोल्ड ह्यूमिड विंटर्स विद शॉर्टर समर्स, ये देखने को मिलता है पहाड़ी इलाकों में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पार्ट्स ऑफ असम में। ET क्लाइमेट आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ई टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है पोलर क्लाइमेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख वाले रीजन में। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बे ऑफ बंगाल ब्रांच और साउथ वेस्ट मानसून की जो अरेबियन सी ब्रांच है उसके बारे में। तो लास्ट क्लास में हम अरेबियन सी ब्रांच के बारे में भी बात कर पाए थे, अरेबियन
सी ब्रांच के बारे में ही हम लोग बात कर पाए थे कि कैसे-कैसे 3 ब्रांच लगभग अलग-अलग जगह पर वर्षा करती हैं। अब हमको बात करना है यहाँ पर शुरू करना है बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में, ठीक है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है कैसे यहाँ पे वर्षा करती है भारत के विभिन्न हिस्सों में, इसके बारे में हमको यहाँ पर बात करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको आइडिया ले लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में अगर बात करें, तो 2 अलग-अलग धाराओं में ये विभाजित होती है। अरेबियन सी ब्रांच 3 धाराओं में विभाजित होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच 2 धाराओं में। पहली धारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को पार करती हुई मेघालय पहुंचती है और यहाँ पर भू-आकृतिक प्रभाव के कारण तीव्र वर्षा होती है। भू-आकृतिक प्रभाव कौन-कौन से हैं? गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? चेरापूंजी से सिर्फ 16 किलोमीटर पश्चिम की तरफ समुद्र तल से 1329 मीटर ऊपर मोहसिन राम में अब तक की सबसे उच्चतम वर्षा भारत में दर्ज की गई है। पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पे दर्ज की जाती थी? चेरापूंजी में, लेकिन अब सबसे ज़्यादा दर्ज की जाती है मोहसिन राम में, ध्यान रखना है। दोनों स्टेशंस खासी हिल्स की दक्षिणी ढलान पर दक्षिण से उत्तर की ओर फैली एक गहरी घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित हैं। तो वहाँ पर जब खासी हिल्स से टकराता है ये मानसून की धारा, तब वहाँ पर भारी वर्षा मोहसिन राम में होती है, चेरापूंजी में होती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की पहली धारा यहाँ पे जो है पहुँचती है मेघालय। दूसरी धारा जो है हिमालय की तलहटी के आगे बढ़ती है क्योंकि हिमालय इसे पश्चिम की ओर मोड़ देता है और गंगा के मैदान में व्यापक वर्षा ये लाती है। तो साउथ वेस्ट मानसून में ज़्यादातर जो गंगा प्लेन में वर्षा होती है बिहार के रीजन में और झारखंड के रीजन में और उत्तर प्रदेश के रीजन में, वो किससे होती है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है, ध्यान रखिएगा। समर सीजन में या फिर मानसून सीजन में हम बात कर रहे हैं, और विंटर सीजन में तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है। तो एक शाखा यहाँ गई, एक शाखा जो है यहाँ से ये जाती यहीं पर है, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है हिमालय से, डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे चलने लगती है प्लेन रीजन में, डिफ्लेक्ट होकर के गंगा प्लेन वाले रीजन में यहाँ पर वर्षा करने लगती है ये सेकंड ब्रांच। सेकंड ब्रांच इस धारा में वर्षा की विशेषता ये होती है कि जैसे-जैसे हम मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा में लगातार गिरावट आती जाती है। तभी आप देखेंगे कि ये जो ब्रांच यहाँ पे पहुँच रही है डिफ्लेक्ट होकर के सेकंड ब्रांच, जैसे-जैसे ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करेगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे-जैसे मूव करेगी, ये अपना मॉइस्चर लूज़ करती जाएगी और यहाँ इसकी इंटेंसिटी जो है ये कम होती जाती है। तभी आप देखेंगे कि राजस्थान में ये वर्षा नहीं करती है। वैसे तो ये बहुत यहाँ तक जाती है, ये वेस्टर्न राजस्थान वाले इलाके तक जाती है, लेकिन अब बिना ये टोटल मॉइस्चर खो चुकी होती है सेकंड ब्रांच, और राजस्थान वाले एरिया में, अरावली वाले एरिया में ये वर्षा नहीं कर पाती है। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जैसे-जैसे ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी इस डायरेक्शन में जाती है, तो अपनी इंटेंसिटी जो है ये खोती जाती है, या रेनफॉल जो है कम करती जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान तमिलनाडु तट अपेक्षाकृत शुष्क रहता है क्योंकि अरब सागर धारा का वृष्टि छाया प्रभाव और बंगाल की खड़ी धारा जो पूर्वी घाट के समानांतर बहती है। तो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु का तट जो है, तमिलनाडु कोस्ट, और बेसिकली जो पूरा कोरोमंडल तट है जिसमें आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा शामिल है, आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा, कोरोमंडल कोस्ट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून में बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। इसका कारण स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जब यहाँ पे स्ट्राइक करा, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है, ये इसके रेन शैडो में आ गया, यानी कि ये लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन में आ गया आपका तमिलनाडु वाला हिस्सा। तमिलनाडु वाला हिस्सा जो है लीवार्ड साइड में आ गया, तो यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाई साउथ वेस्ट मानसून की, इतने दूर भी है, तो ये वेस्टर्न घाट से टकराई, जब तक यहाँ तक मानसून पहुंचा तब तक ये लीवार्ड साइड में आ गए, तो जो है तमिलनाडु के तट पर वर्षा नहीं हो पाई। और जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बारी आई, तो यहाँ पर इसके पैरेलल चली गई, इस तरीके से बे ऑफ बंगाल ब्रांच इसी के पैरेलल चली गई, इससे टकराई ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली इसको यहाँ पे पहुंचना था गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। तो आप देखेंगे कि दोनों ही ब्रांचेस से, साउथ वेस्ट मानसून की ब्रांचेस से तमिलनाडु तट को वर्षा प्राप्त नहीं हुई। तो क्या तमिलनाडु में कभी बारिश ही नहीं होती? ऐसा नहीं, तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल होती है लौटते हुए मानसून से, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर असर्सन रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सवाल 2023 में आया था। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, बिल्कुल सही बात है, वर्षा नहीं होती तो सूखा रहेगा, सही। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है, बंगाल की खाड़ी शाखा के पैरेलल पड़ जाता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, ये कारण है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो है ए आर को एक्सप्लेन भी कर रहा है, मतलब आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून में ठहराव यानी ब्रेक कैसे देखने को मिलता है, इसको देख लेते हैं। मानसून की अवधि के दौरान कई ऐसे समय होते हैं जब मानसून की द्रोणिका हिमालय की तलहटी में चली जाती है, और जिससे देश में अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा में कमी आती है, लेकिन हिमालय और पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में बारिश में वृद्धि होती है। साउथ वेस्ट मानसून की अवधि के दौरान ये ITCZ की स्थिति होती है। ITCZ इस तरफ रहता है गंगा प्लेन के ऊपर, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से वर्षा होती है। लेकिन अब जब ये ITCZ थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा अपना नॉर्थ वर्ल्ड और थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, हिमालय के रीजन में चला जाता है, हिमालय के फुट हिल्स में चला जाता है, तो क्या होता है, मानसून में आपको ब्रेक देखने को मिलता है।
जुलाई और अगस्त के दौरान कुछ निश्चित अवधि ऐसी होती है जब मानसून कमजोर हो जाता है और हिमालय के बेल्ट में, मतलब हिमालय की तलहटी में, दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप के बाहर देश भर में बारिश लगभग बंद हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। अगस्त के दूसरे सप्ताह के दौरान ठहराव होने की संभावना होती है और ये 1 सप्ताह तक चलता है। मानसून की द्रोणिका यानी आईटीसीजेड का न्यूनतम जो निम्न दबाव सेल होता है उत्तर की ओर शिफ्ट होने के कारण ये दबाव मतलब होता है। तो हमारे एग्जाम के लिए बस इतना जरूरी है कि मानसून में ब्रेक क्यों आता है। हमने आपको बताया मानसून में ब्रेक तब आता है जब आईटीसीजेड गंगा प्लेन के ऊपर ना बह करके थोड़ा सा और नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस वजह से मानसून में ब्रेक देखने को मिलता है। मानसून में जब ब्रेक होता है तो वहाँ पर वर्षा आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? हिमालय में और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ भागों में बारिश में वृद्धि देखने को मिलती है। बाकी सब जगह वर्षा में कमी आ जाती है। ठहराव की अवधि के दौरान द्रोणिका की धुरी हिमालय की तलहटी में होती है। जैसे हिमालयन के फुट हिल्स में आपको आईटीसीजेड शिफ्ट होता है वो देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जो प्रेशर सिस्टम कैसा होता है इसको देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा का एक बड़ा भाग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले अवसादों डिप्रेशन यानी कि जो लो प्रेशर सिस्टम बनता है उसके कारण होता है। क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर से जब ये मानसून पास हो रहे होते हैं तो भारत में आप देखते हैं कि लो लो प्रेशर आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ वाले हिस्से में लो प्रेशर देखने को मिलता है जो साउथ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा रहता है। तभी मानसून विंड्स जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रही होते हैं। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ट्रैवल क्यों करती है मानसून विंड? क्योंकि प्रेशर वहाँ पर कम होता है वो देखने को मिलता है। तो लो प्रेशर एरिया से मानसून विंड ट्रैवल करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ। जून से सितंबर तक हर महीने लगभग 3-4 आपको डिप्रेशन देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन यानी कि लो प्रेशर एरिया, सिंपल बात है। लगभग सभी महानदियों के क्षेत्र जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की डेल्टा में ये लो प्रेशर एरियाज बनाए जाते हैं जिससे मानसून विंड्स वहां जाकर के वर्षा कर सकें। सिंपल बात है। और अवसादों का स्थान आईटीसीजेड की अक्षांशीय स्थिति की दृढ़ता से मेल खाता है कि नहीं, यानी आईटीसीजेड जहां पर मजबूत होगा वहीं पर जो है लो प्रेशर ज्यादा बनते हैं। सिंपल बात है। और अधिकांश निम्न दाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 90 डिग्री ईस्ट के पश्चिम में उत्पन्न होते हैं और उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हैं। जून जुलाई में अरब सागर में अवसाद क्षेत्र या तो उत्तर पश्चिम या उत्तर में चलते हैं और दक्षिण मतलब पश्चिमी गुजरात या महाराष्ट्र को प्रभावित करते हैं। अगस्त और सितंबर के दौरान तूफान या स्टॉर्म दुर्लभ होती हैं और महाराष्ट्र गुजरात तट के करीब बनते हैं। अगस्त से सितंबर में देश के मध्य और उत्तरी भागों में अधिकांश वर्षा इन अवसाद क्षेत्रों के कारण होती है। लो प्रेशर एरियाज में मानसून विंड्स जाती हैं और वर्षा करती हैं। मध्य और उत्तरी भागों में लो प्रेशर एरियाज बनते हैं और इसी कारण से मानसून विंड्स वहाँ पर ट्रैवल करके जाती हैं, अपना मॉइस्चर रिलीज कर देती हैं प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। अवसादों की अनुपस्थिति या उनके मार्ग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वर्षा कमी हो जाती है या फिर अनावृष्टि होती है। यानी लो प्रेशर एरियाज अगर क्रिएट नहीं होते तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। सिंपल बात है। अब सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटते हुए मानसून के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी यानी रिट्रीटिंग की शुरुआत होती है सितंबर के मिड से लेकर नवंबर तक, मतलब सितंबर मिड से लेकर नवंबर के बीच शुरुआत होती है और जनवरी की शुरुआत तक विड्रावल चलती रहती है। जैसे सडन मानसून आता है भारत में, मानसून सडनली आता है किसी एक निश्चित तारीख में, पता चलता है कि मानसून भारत में स्ट्राइक करेगा, लेकिन मानसून लौटता है इस तरीके से नहीं। मानसून किसी क्षेत्र से कभी लौटता है, किसी क्षेत्र से कभी वापस लौटता है। जैसे सुदूर नॉर्थ वेस्टर्न छोर से सितंबर में मानसून वापसी करने लगता है, रिट्रीट करने लगती है मानसून विंड्स, और पेनिनसुलर रीजन से अक्टूबर से लौटना शुरू करता है। दक्षिण पूर्वी छोर से यानी साउथ ईस्टर्न छोर से दिसंबर तक वापस चला जाता है मानसून। पंजाब में दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचता है और सितंबर के दूसरे सप्ताह में वहां से चला जाता है। तो जिस प्रकार मानसून का ऑनसेट यानी मानसून का आना एक सडन प्रक्रिया, अचानक प्रक्रिया होती है, मानसून का जाना एक सतत और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून के पहले सप्ताह में कोरोमंडल तक पहुंचता है और दिसंबर के मध्य में ही वहां से वापस जाता है। और लौटते हुए मानसून से ही कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु के क्षेत्र में भारी वर्षा देखने को मिलती है। तो तमिलनाडु के तट में या फिर कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा दिसंबर में क्यों देखने को मिलती है? रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, यानी कि लौटते हुए मानसून की वजह से। यही कारण है। दिसंबर में मानसून जब लौट रहा होता है तो मॉइस्चर वहां पर अपना लेता है बंगाल की खाड़ी से लौटता हुआ मानसून और वहां पर वर्षा करता है। अगर आपसे कहें कि ईस्टर्न घाट से टकराने पर वर्षा करता है तो ये गलत हो जाएगा। वह बंगाल की खाड़ी में मॉइस्चर जो है अपना कलेक्ट करता है लौटता हुआ मानसून, और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में, कोरोमंडल तट पर, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में वर्षा करता है दिसंबर में। मानसून की वापसी के दौरान तापमान कैसे देखने को मिलता है? बादल छंट जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, जिसे अक्टूबर हीट कहा जाता है। तो लौटते हुए मानसून में जो आपको अक्टूबर मंथ में जो हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है उसको हम लोग अक्टूबर हीट बोलते हैं। मानसून की वापसी के दौरान दाब और हवाएं के बारे में बात करें। जैसे जैसे मानसून की वापसी होती है मानसून की द्रोणिका कमजोर हो जाती है, धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगती है, परिणाम स्वरूप दाब प्रवणता कम होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के विपरीत उत्तरी मानसून की शुरुआत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती है,
यानी कि जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, आपको पता है कि ये हर हाल में जून के फर्स्ट वीक में आएगा या फिर मई के एकदम अंतिम तारीख में आ रहा होगा, लेकिन मानसून की वापसी कोई फिक्स नहीं होती, कभी लेट वापसी हो सकती है, कभी जल्दी। देश के बड़े भाग में पवन की दिशा स्थानीय दाब की स्थितियों से प्रभावित होती है कि मानसून कब लौटेगा, जो प्रेशर एरियाज हैं उस पर डिपेंड करता है। ITCZ की स्थिति यहाँ पर लिखी हुई है कि जब नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर जो मानसून रिट्रीट करता है वो तब करता है जब ITCZ जो है ये इक्वेटर के साउथ में चला जाता है। ये इक्वेटर है। ITCZ साउथ वेस्ट मानसून के आने के दौरान ये गंगा प्लेन के ऊपर होता है, लेकिन इक्वेटर से ये नीचे चला जाता है ITCZ जब मानसून लौट रहा होता है ठंडियों में। ठीक है, तो विड्रॉवल ऑफ मानसून के समय ITCZ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो मानसून जब इस तरीके से लौटना शुरू करता है तो यहाँ पर वर्षा करता है इस रीजन में, तमिलनाडु वाले रीजन में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में यहाँ पर वर्षा करता है रिट्रीटिंग मानसून से। इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहा जाता है। रिट्रीटिंग मानसून कहाँ कहाँ वर्षा करेगी, ये प्रेशर पर डिपेंड करता है। जहाँ जहाँ पर लो प्रेशर एरियाज क्रिएट हो जाएंगे वहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट मानसून वर्षा कर देगा। और हर हाल में कहाँ पे वर्षा करता है, एकदम कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में अपना मॉइस्चर कलेक्ट करता है। रिट्रीटिंग मानसून के समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात भी आते हैं, विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, भारतीय समुद्र में उत्पन्न होते हैं, खासतौर पर बे ऑफ बंगाल में। चक्रवातों की सर्वाधिक आवृत्ति अक्टूबर और नवंबर के आधे महीने में देखने को मिलती है। अक्टूबर और फिर नवंबर में ज़्यादा चक्रवात आते हैं, अरब सागर की तुलना में बंगाल खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते हैं। और बंगाल की खाड़ी के लगभग 55% जो तूफान है स्टॉर्म भारतीय तट को पार करते हुए प्रभावित कर सकते हैं, 45% वहीं पर खत्म हो जाते हैं। इन तूफानों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। भारत के पूर्वी तट पर 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से के दक्षिण में आने वाले कई चक्रवात भारतीय प्रायद्वीप को पार करते हुए अरब सागर में प्रवेश कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान चक्रवात कमजोर पड़ सकते हैं और अरब सागर में जब फिर प्रवेश करते हैं तो चक्रवाती तूफान में बदल जाते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदल जाते हैं। और ये है कुल मिला के। फिर आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी शुरू हो जाते हैं नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, बारिश करने लगते हैं ठंडियों में। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा चक्रवात क्यों आते हैं अरेबियन सी की तुलना में, ये यहाँ पे आपको रीजन पता होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल इज रिलेटिवली शैलोअर देन अरेबियन सी। द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल अलाउज फास्टर हीटिंग कॉजिंग हायर एवोपरेशन। सरफेस एरिया ज़्यादा बे ऑफ बंगाल का अरेबियन सी की तुलना में, तो एवोपरेशन ज़्यादा होता है और हाई प्रेशर जोन ज़्यादा क्रिएट होता है, जो कि कह सकते हैं साइक्लोन के बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। बे ऑफ बंगाल इज सराउंडेड बाई लैंड फ्रॉम 3 साइड्स विच जनरेट एडिशनल मॉइस्चर एंड इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे 2 रीजन है कि अरेबियन सी में चक्रवात कम क्यों बनते हैं बे ऑफ बंगाल की तुलना में। अरेबियन सी में दोनों चीज़ें एब्सेंट है जबकि बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पे चक्रवात बे ऑफ बंगाल में बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट थोड़ा सा डीप टॉपिक हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको देना पड़ सकता है, तो इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। अभी आ जाते हैं फॉग, स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या अंतर होता है, इसको डीपली समझ लेते हैं हम लोग। स्मोक, फॉग और स्मॉग में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं हम लोग। काफ़ी जो है सिमिलर टर्म्स लगते हैं लेकिन सिमिलर है नहीं एक्चुअली में, आपको समझना पड़ेगा, इनका कंपोजिशन अलग अलग है। एक समानता भी है इन तीनों में, चाहे स्मोक हो, ठीक है, चाहे आपका फॉग हो, चाहे आपका स्मॉग हो। ये तीनों है क्या, ये तीनों है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये तीनों है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट में नहीं आएंगे। प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह आता है, ठीक है। तो अभी स्मोक क्या है, स्मोक बनता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। मेन जो मतलब आता है स्मोक, उसका जो हम लोग कह सकते हैं सोर्स है वो क्या है, स्मोक का जो सोर्स है वो है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको मोर स्पेसिफिकली लिखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन अगर इनकम्प्लीट बर्निंग होती है हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की, जैसे कि आपका कोल वगैरह हो गया, तो उससे जो है स्मोक बनता है, ठीक है। तो स्मोक में कार्बन मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं कुछ मात्रा में, और ये विजिबल होता है। स्मोक की प्रॉपर्टी के विजिबल होता है, सफ़ेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। तो ये हो गया स्मोक। अब स्मॉग की बात कर ले रहे हैं। स्मॉग भी एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, लेकिन उससे पहले जरूरी बात करना है फॉग की, ठीक है, कि फॉग कहाँ से आता है। तो फॉग बनता है कंडेंसेशन से। जो प्रोसेस काम करती है फॉग के फॉर्मेशन में वो होती है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ओवर डस्ट पार्टिकल्स। बहुत महीन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर जब ह्यूमन कंडीशंस में वाटर वेपर कंडेंसेट कर जाता है तब यहाँ पे हमारा फॉग बनता है, ठीक है। तो फॉग का मेन कंपोनेंट अगर आपसे पूछ लें एग्जाम में आगे तो क्या होगा, वाटर वेपर होगा और डस्ट पार्टिकल्स होगा। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स इसके मेन कंपोनेंट हो गए, और जिस प्रोसेस से बनता है फॉग वो होता है आपका कंडेंसेशन। तो आप लोग स्मोक और फॉग समझ गए, आप समझ लेते हैं स्मोक को। स्मोक को समझना आसान है, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग होता है। लिटरली ये सही भी है। कैसे सही है,
हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि स्मॉग अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में बनता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हमारा क्लाइमेट कोल्ड और ह्यूमिड होगा उसी समय कंडेंसेशन होगा और फॉग बनेगा। फॉग जब मिक्स होता है स्मोक के साथ, ठीक है, तो वो बन जाता है आपका स्मॉग। और चूंकि स्मोक में ऑलरेडी जो है नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड होंगे, सल्फर के भी ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। स्मोक कोई अलग से तो आएगा नहीं, स्मोक भी कहाँ से आ रहा है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से आ रहा है, तो वहाँ से SO2 भी निकलेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें हमारा स्मॉग से सवाल आ चुका है प्रीवियस ईयर में। यूपीपीएससी 2019 की परीक्षा में, जो कि दिसंबर में हुई थी 2019 में, उसमें पूछा है कि स्मॉग इज एसेंशियली कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो धुंध या स्मॉग जो है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से जनित होता है। तो जो उपस्थिति जिसकी अनिवार्य है वो है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जब फॉग से मिल जाते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बेसिकली आते कहाँ से, स्मोक से आते हैं, तो यही आपका बन जाता है आपका स्मॉग, ठीक। तो ये हो गया आपका स्मॉग। अब बात कर ले रहे हैं और भी एक बड़े टर्म की, जो है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। बात कर ले रहे हैं हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में। फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है? फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है वार्म और ड्राई और सनी क्लाइमेट में। आपको हम स्मरण करा दें, हमने इसी वीडियो में बात की कि जो फॉग कैसे बनता है वो ह्यूमिड और कूल क्लाइमेट में बनता है, क्योंकि उसमें कंडेंसेशन होता है, जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है वार्म और ड्राई और सनी क्लाइमेट में, यानी सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है। नाम से भी पता चल रहा है फोटोकेमिकल, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता होगा, ये बात हमको समझ में आ गई। मेन कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मॉग के कौन कौन से हैं? सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। हमारी एनसीईआरटी किताब में फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में दिया हुआ है, जिसमें एक चेन रिएक्शन के बारे में बात की गई है, जो कि इस तरीके से बनती है, ठीक है। इसमें NO2 जो है ये अब्जॉर्ब करती है एनर्जी सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है। NO2 सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी ऑब्जॉर्ब करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड और फ्री नाइट्रोजन एटम में टूट जाती है। इस तरीके से ये है रिएक्शन नंबर 1, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं भी जानते तो बस इतना समझिए कि NO2 जो है ये मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूट जाता है NO में, जो कि एक नाइट्रोजन की ऑक्साइड, और O में, O यानी कि फ्री ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वो कंबाइंड स्टेट में रहता है, तो ये बहुत रिएक्टिव होता है फ्री स्टेट में और जल्दी से हवा में घुली हुई ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ओजोन बना देता है, ठीक है, ओजोन यानी O3 बना देता है। अब ओजोन के बारे में भी आप जानते हैं कि ओजोन भी कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ओजोन भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो जो ऊपर NO बना होता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, इससे मिलकर के ये जल्दी से NO2 बना देता है। NO2 एक ब्राउन गैस होती है और उसी की वजह से धुंध पैदा होती है, जिससे हमको देखने में कठिनाई होती है फोटोकेमिकल स्मॉग की प्रेजेंस में, ठीक है। तो उसके बाद ये NO जो है O3 कंबाइन करके NO2 और O2 बना देती है, ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर और ये NO2 जो है हवा में घुल जाती है और ब्राउन गैस बनती है, इसी वजह से हमको देखने में परेशानी होती है फोटोकेमिकल स्मॉग में। फोटोकेमिकल स्मॉग के संबंध में जो है जून में जो पेपर हुआ था हमारा यूपीएससी अपर का, उसमें सवाल पूछा था कि फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स व्हाट। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन हर हाल में होगा, यही एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जिस प्रकार फोटोकेमिकल स्मॉग एक स्मॉग से अलग है, ठीक है, स्मॉग में ओजोन नहीं होता है। स्मॉग में क्या होता है कि उसमें स्मोक होगा और फॉग होगा। स्मोक में क्या होगा, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होंगे, लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन जरूर होगा। यही वजह है कि स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग में ये अंतर पड़ जाता है ओजोन की प्रेजेंस का। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो डे नंबर 18 में साइंस सब्जेक्ट के रिवीजन में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लड, और इसी वजह से हमने रेड पेन का यूज़ किया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, अब तक हर वीडियो में करते आए हैं, लेकिन हाँ, इस वीडियो में एक चीज़ आपको ज़रूर पता चलेगी कि ब्लड यानी कि रक्त का कलर रेड क्यों होता है, और साथ में सारे जीवों का कलर रेड नहीं होता। अगर उनके ब्लड की बात की जाए, किसी का वाइट भी होता है, किसी का ब्लू भी होता है, तो उसकी वजह क्या है ये भी बताएंगे। तो अंत तक इसको देखिएगा ज़रूर, बहुत कुछ सीखने के लिए है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्किल भी बताई जाएगी। और अभी तक जो लोग रेगुलर देख रहे हो तो इन सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत थी भी नहीं उनको। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्लड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में ब्लड से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट और फैक्ट हैं वो देखेंगे, और साथ में किन किन चीज़ों से मिलकर ये ब्लड बना होता है, मतलब कि उसका संगठन, कंपोजिशन, इसकी भी बात करेंगे। तो ब्लड बेसिकली क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक हड्डी की तरह। जिस तरीके से हड्डी एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, तो ब्लड भी वही है, संयोजी ऊतक। लेकिन फ़र्क ये है कि हड्डी सॉलिड होती है और ब्लड लिक्विड होता है। और ध्यान रहे कि ब्लड एकमात्र ऐसा लिक्विड टिश्यू है बॉडी के अंदर, इसके बाद जितने भी टिश्यू पाए जाते हैं बॉडी में वो सब सॉलिड मिलेंगे, केवल ब्लड है जो कि लिक्विड है। अगर इस pH स्केल के ऊपर इसकी बात करें तो इसका pH 7 के ऊपर है, 7.4 के आसपास, कहीं कहीं 7.3 मिलेगा, कहीं 7.5 मिलेगा। तो चाहे जो मिले, 7 के ऊपर तो है ही है ना, इसका मतलब है कि ये बेसिक इन नेचर है। ब्लड हमारा एसिडिक नहीं होता, ये बेसिक होता है। और ब्लड के अगर वज़न की बात करें तो जितना भी बॉडी का वज़न है उसका 7% ब्लड ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का वज़न 100 किलो है तो 7 किलो के आसपास उसमें खून होना चाहिए। लेकिन कितना होता है
एक्चुअल में उसकी बात करेंगे अभी। अगर आप पुरुषों की बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है उनके शरीर में, जबकि महिलाओं में 4 से 5 लीटर। तो देखा, महिलाओं में कम होता है, इसी वजह से वो खून पीती हैं। खैर, ऑफेंड होने की बात नहीं है, थोड़ा सा बस इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास था। किस ब्रांच के अंदर इसको स्टडी किया जाता है ब्लड को साइंस की? तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। साथ में जो ब्लड प्रेशर होता है, अगर आप इसको संक्षेप में समझें तो जैसे ये कोई ब्लड वीजल है, नस भी हो सकती है, आर्टरी भी हो सकती है। तो इसमें जिस रफ्तार से ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब कि इसकी दीवारों पर ब्लड जितना प्रेशर लगा रहा है उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक है सिस्टोल, दूसरा है डायस्टोल। तो सिस्टोल में दिल से निकल करके जो ब्लड है, तो दिल से किसी की यादें नहीं निकलती, दिल से ब्लड निकलता है। ये चीज़ पहले तो आपको पता होनी चाहिए। तो खैर, दिल से ब्लड निकला, वो गया कहाँ? ऑब्वियसली बाकी अंगों के पास गया। तो ऐसी स्थिति में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसे सिस्टोल यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोल में उल्टा होता है, बाकी अंगों से निकल करके ब्लड वापस दिल में जा रहा होता है और पूरा का पूरा दिल ब्लड से भर जाता है। तो ऐसे में डायस्टोल कंडीशन होती है, और उस स्थिति में जो प्रेशर लगता है नस के ऊपर, वो डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये हो गई ब्लड प्रेशर की बात। तो चाहे सिस्टोल हो चाहे डायस्टोल हो, मेज़र एक ही चीज़ से होता है, जिसका कि नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, इस चीज़ से इसको मेज़र करते हैं। ब्लड प्रेशर को हिंदी में कहते हैं रक्तचाप। अब अगर पीएच की बात चली गई है तो इसका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये रहा आपका पीएच स्केल, ये 0 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में पड़ता है 7, जिसका मतलब है न्यूट्रल। अगर आप 7 से पीछे जाओगे, यानी कि इससे कम वैल्यू की बात करोगे, तो 7 से नीचे जितनी भी वैल्यू होगी वो सब एसिडिक को रिप्रेजेंट करेगी। 7 से कम अगर पीएच है तो इसका मतलब उस चीज़ में एसिड है। और अगर 7 से ऊपर वैल्यू है, मतलब कि अगर पीएच 7 से ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब है कि वो क्षार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर जो भी सैंपल अपने पास है। जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, डिस्टिल्ड, नॉर्मल पानी नहीं जो आप पीते हो, वो एसिडिक भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसकी टेस्टिंग के ऊपर कि उसमें TDS कंटेंट कितना है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। तो फिलहाल डिस्टिल्ड वाटर का पीएच होता है 7, ये न्यूट्रल होता है। और हमारे ब्लड का कितना है? 7.3 से 7.5 के बीच में, इसका मतलब है वो अल्कलाइन है, जैसा कि हमने अभी बताया। इसके बाद आते हैं कि ब्लड बनता कहाँ है शरीर के अंदर? तो बोन मैरो में, जिसे कि कहते हैं अस्थि मज्जा। तो अगर आपने किसी की हड्डी कभी देखी हो, तो ये जैसे मान लीजिए हड्डी है, तो अंदर एक मांस टाइप का होता है जो कि स्पंजी सा फील होता है। तो हड्डी के अंदर जो मांस है उसे बोन मैरो कहते हैं, और वहीं पे हमारा ब्लड बनता है। और ये कंक्लूज़न हमने कैसे कह दिया कि ब्लड बनता है? क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में जब हम RBC, WBC और प्लेटलेट की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बोन मैरो में बन रही हैं। तो टोटल जो ब्लड है वो भी बोन मैरो में ही बन रहा है, ये हमने सीधे से बता दिया। लेकिन ऐसा कब होता है? जब आप भ्रूण के बाहर होते हो, समझ रहे हो? हाँ, आपका जन्म ऑफिशियली हो चुका है और आप किसी भी एज में हो, तो ब्लड हमेशा बोन मैरो में ही बनेगा। ये तो अडल्ट बस बोलने के लिए बोल दिया, वैसे अडल्ट 18+, ये बात तो सभी जानते हैं, और वोटिंग एज भी इतनी हो गई है। शुरुआत में तो 21 साल थी, कौन से अमेंडमेंट से 18 हुई है, क्या आप बता सकते हैं? तो खैर, तो ये सारी चीज़ें हमने क्यों बताई कि आपका जन्म हो चुका है कि नहीं हो चुका है? वो इसलिए कि ये जो ब्लड है ये हमेशा आपके बोन मैरो में नहीं बनेगा। जब आपका जन्म हो चुका है तभी बनेगा। इससे पहले जब आप भ्रूण अवस्था में होते हो, अपनी माता के गर्भ में होते हो, तो उस समय लीवर में ब्लड बन रहा होता है, ठीक। और जो नॉर्मल BP है किसी भी हेल्दी इंसान के केस में, वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है, जहाँ पे Hg का मतलब है मरकरी। मरकरी मतलब बुध, अरे नहीं, मरकरी मतलब पारा, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, मेटल होता है ये। तो 120/80 mm ऑफ Hg, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, ठीक। तो जब ब्लड हार्ट के बाहर जा रहा होता है तो ज़्यादा प्रेशर लगता है हमारी आर्टरीज में, वीन्स में, और जब हार्ट के अंदर जा रहा होता है तो उतना प्रेशर नहीं लगता। इससे यही बात तो साबित होती है। अब इसके बाद दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो कि है रक्त का संगठन। किन किन चीज़ों से मिलके रक्त बना होता है, उसका कंपोजिशन देखते हैं। तो रक्त में 2 हिस्से होते हैं, एक लिक्विड, दूसरा सॉलिड। लिक्विड का हिस्सा होता है 55% और सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसमें 45%। जितनी भी सेल्स होती हैं, चाहे RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सब सॉलिड वाला हिस्सा होती हैं, जबकि लिक्विड वाले हिस्से में एक ही चीज़ आती है, जो कि है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो कि लिक्विड अवस्था में होता है, ये होता है 55%, और सॉलिड वाली चीज़ों में, जिसमें तीनों टाइप की कॉर्पसल्स यानी कणिकाएँ, नॉर्मली उसको सेल बोल देते हो आप, तो वो सब आती हैं सॉलिड वाले में।
अब अगर इंडिविजुअली बात करें प्लाज्मा की, अगर आप बात करते हो तो वो लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि उसमें 90% तो पानी ही होता है, बाकी 7% प्रोटीन, 0.9% सॉल्ट, 0.1% ग्लूकोज और बाकी के 2% में अलग अलग ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट नहीं की जा सकती, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि आप देखते नहीं हो। और वैसे भी वहाँ से चीज़ें एकदम अनलाइकली हैं यूपीपीसीएस में आने के लिए। अब अगर 45% वाले हिस्से की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और बिंबाणु। प्लेटलेट की हिंदी होती है बिंबाणु। देखा कितनी अच्छी हिंदी है मेरी। और इससे पहले वाले वीडियो में हिंदी लोग चिल्ला रहे थे, अरे भाई वीडियो तो पूरा देखा करो। अब देखिए जो भी हमने अभी कहा उसको अगर डायग्राम से दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये है ब्लड वीजल जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा होता है। जिस तरीके से पाइप से पानी बहता है वैसे ही ब्लड वीजल से हमारा ब्लड बहता है। तो ये जो फैंटा टाइप की चीज़ है, ऐसा फैंटा जो कि पिया नहीं जा सकता, अरे हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो वो ये है। बाकी इस तरीके की जो रॉड शेप की चीज़ है गोल गोल सी, ये है आरबीसी। आगे आने वाले वीडियो में आरबीसी के बारे में हम बताएंगे डिटेल में, उस वीडियो को ज़रूर देखना। और बाकी ये है प्लेटलेट, कुछ इस तरीके से जो कीड़ा टाइप का है। और ये है डब्ल्यूबीसी, ये जो थोड़ी सी बड़े साइज़ की जो है, ये जो बहुत है बड़ी है, ये है हमारी डब्ल्यूबीसी। ये जो लाल लाल सी है गोल गोल, ये आरबीसी। ये कीड़े टाइप का स्ट्रक्चर, प्लेटलेट मतलब बिंबाणु। और ये जो फैंटा पिया नहीं जा सकता, ये है कौन? प्लाज्मा। तो अगर पिया नहीं जा सकता तो किस काम आता है, ये बात जानने के लिए हमें डिटेल में बात करनी पड़ेगी प्लाज्मा की। तो ऑब्वियसली ये लिक्विड स्टेट है, और इसलिए क्योंकि 90% पानी है, इसका कलर होता है येलो। अभी अभी डायग्राम में आप देख के आ रहे हो। क्यों होता है? बिलिरुबिन की वजह से। और ये वही बिलिरुबिन है जिसकी क्वांटिटी अगर शरीर में ज़्यादा हो गई तो पीलिया हो जाएगा, फिर आपको शरीर पीला पड़ने लगेगा। और ये हेपेटाइटिस बी सी के टाइम पे होता है। ये चीज़ें आप जानते हो। अगर इसके संगठन की बात करें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो अभी हम देख के आ रहे हैं, इसका डिटेल देखते हैं। पानी 90%। इसके बाद है ग्लूकोज और मिनरल सॉल्ट, ये भी कितने, तो 0.9% के आसपास होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ करवाना। जब आप खाना खाते हो तो उसका ऑक्सीडेशन होता है अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसके लिए ब्लड का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। ये हम देख चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो वो एनर्जी रिलीज़ करने का काम इसी प्लाज्मा में मौजूद ग्लूकोज और मिनरल सॉल्ट करवाते हैं। इसके बाद है प्रोटीन, तो ये खून का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। अब थक्का जमाने का जो मैकेनिज़्म है इसी वीडियो में आखिर में आपको बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉट, रक्त स्कंदन। ये 5 अलग अलग प्रोटीन हमने बता रखे हैं। एक है थ्रोम्बिन, फिर प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिन और फिब्रिनोजन। कभी कभी फाइब्रिनोजन भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप एडजस्ट कर लेना। लेकिन एक चीज़ आप ये समझो कि फिब्रिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका खून बहना बंद हो ही नहीं सकता। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये फिब्रिन जाहिर सी बात है शरीर में दौड़ तो नहीं रहा होता है, जब आपकी चोट लगती है तभी एक्टिवेट होता है। कैसे एक्टिवेट होगा वीडियो के अंत में बताएंगे। तो इन सारी चीज़ों से कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं कि प्लाज्मा पिया नहीं जा सकता तो किस चीज़ में काम आएगा? प्रोटीन ट्रांसफ़र में, पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में, अभी हमने देखा ग्लूकोज को इधर से उधर अंगों में ले जाने में। क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं उनके फंक्शन अलग हैं। आरबीसी की बात करें तो उसमें हीमोग्लोबिन इन सब चीज़ों में हेल्प भले करेगा, लेकिन वो चीज़ें सॉलिड हैं तो नसों में तो दौड़ नहीं पाएंगी। तो नसों में कौन दौड़ेगा? लिक्विड वाला पार्ट। तो इस वजह से प्लाज्मा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ आती है सीरम। क्या होता है ये? तो देखिए, अगर प्लाज्मा से फिब्रिनोजन को अलग कर दें, ये वही है जो कि ब्लड क्लॉट बनाने में काम आता है। उस प्रोटीन को अगर हटा दें तो क्या बचेगा? सीरम। तो सीरम कुछ नहीं है, बस प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को गायब कर दो। तो आखिर में हम देखते हैं कि शरीर में ब्लड क्लॉट आखिर बनता कैसे। तो जैसे ही आपको चोट लगती है वैसे ही इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्लड क्लॉट शरीर के बाहर ही क्यों होता है? ब्लड क्लॉट का यही मतलब है कि चोट लगी तो वहाँ पे ब्लॉक हो गया, प्रोटीन वहाँ पे सक्रिय हो गया, जिस वजह से ब्लड बाहर से, मतलब अंदर से बाहर नहीं आ रहा है। यही होता है ब्लड क्लॉट। तो खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन हमारी जो नसें हैं, जो धमनियाँ हैं, वहाँ भी तो खून लगातार बह रहा है ना। वहाँ क्यों बह रहा है? वहाँ क्यों नहीं क्लॉट बन जाता? जब चोट लगती है तभी क्यों बनता है? उसकी वजह यह है कि हमारी नसों और धमनियों में एक प्रोटीन दौड़ रहा होता है जिसका कि नाम है हेपरिन। उसी हेपरिन की वजह से क्लॉट नहीं बन पाता। लेकिन जैसे ही चोट लगती है ये हेपरिन निष्क्रिय हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें चोट लगेगी वैसे ही कोशिकाएं थोड़ी बहुत डैमेज हो जाएंगी,
और जैसे ही वो होगा तुरंत ही हमारी जो प्लेटलेट हैं वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ कर देंगी। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, शरीर में मौजूद विटामिन के और कैल्शियम, ध्यान रखना विटामिन के की अगर कमी है तो ब्लड क्लॉट आसानी से नहीं हो पाएगा, और साथ में कैल्शियम की कमी है तो भी ये दिक्कत आएगी। तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कब बना, जब चोट लगी और घायल हुई सेल्स में मौजूद जो प्लेटलेट थी उन्होंने इसको रिलीज़ कर दिया। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन को किसने रिलीज़ किया, लीवर ने। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम विटामिन के साथ जब कंबाइन करेंगे तो थ्रोम्बिन बना देंगे, और यही थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ मिलके फाइब्रिन बना देगा, और फाइब्रिन जब एक जाल टाइप का बना देगा उस जगह पे जहाँ पे चोट लगी है तब क्लॉट बन जाएगा। अभी इसको डायग्राम से समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस जगह पे चोट लग गई तो होगा क्या कि खून ऐसे ऐसे बहना चालू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इस मैकेनिज़्म के द्वारा जब फिब्रिन का निर्माण होगा तो ये इस तरीके का जाल बना देगा। तो इधर से आने वाली जो भी आरबीसी वगैरह है, जो भी खून है, वो यहाँ आके चिपक जाएगा और इसके बाद आगे शरीर से बाहर नहीं जाएगा। और ऐसा तभी होगा जब खून जो है ये एयर की कांटेक्ट में आएगा, तभी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होगा और आगे की कार्रवाई होगी। तो ये था ब्लड क्लॉट का पूरा प्रोसेस। अब चलते हैं एमसीक्यू के ऊपर। तो पहले वो सारे एमसीक्यू आपको दिखाते हैं जो कि आपको खुद सॉल्व करने हैं और नंबर लिख के बताने हैं। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है, टाइम की नहीं। इसकी परिभाषा ज़रा बता दीजिए। इसके बाद है नॉर्मल इंसान में कितने क्रोमोसोम होते हैं, अगर उसको कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है तो बता दीजिए इसका क्या ऑप्शन होगा। ये देखिए हिंदी में। इसके बाद कौन सी mRNA वैक्सीन नहीं है, ये भी आप ही को बताना है क्योंकि ये टॉपिक हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। एडीज़ मच्छर जिसके काटने की वजह से डेंगू हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो मच्छर है ये अरबो वायरस जिसकी वजह से डेंगू होता है उसको लेके घूमता है। पनपता कहाँ पे है, साफ़ पानी में। अवेयरनेस बेस्ड है, ये तो न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है। नॉर्मल पर्सन के ब्लड का पीएच लेवल 7.3 के हल्का सा ऊपर, तो सी ऑप्शन यहाँ से मोस्ट सुटेबल है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120/80। ये देखिए सेम हिंदी में। एवरेज ब्लड प्रेशर कितना, 120/80, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ब्लड प्रेशर अगर मान लीजिए किसी का 140 mmHg है तो यहाँ पे Hg का मतलब क्या है, मरकरी, पारा, बुद्ध मत समझ लेना इसको। थ्रोम्बिन का संबंध किससे है, तो ब्लड क्लॉटिंग से। तो जैसे हमने चीज़ें बताई उस हिसाब से अगर आप याद करते चलोगे तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सॉल्व करने की स्थिति में होगे। इसके बाद ये आपको बता ही देते हैं क्योंकि पिछले वीडियोस में आप ये समझ ही रहे हैं कि हम बीमारियों पे कुछ ज़्यादा ही चर्चा कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है वहाँ से। लेकिन अलग अलग बीमारियों के अलग अलग दिन होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाए जाते हैं। तो किसका क्या है चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर, तो डी का 3 हो जाएगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड टीबी डे तो ये होगा 24 मार्च। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। लेप्रोसी प्रिवेंशन डे ये 30 जनवरी, तो सी का 2, तो 4123। ऐसे आप इन दिनों को याद कर सकते हो। ये देखिए सेम हिंदी में। तो ये था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस में बात की जाएगी ब्लड सेल्स के बारे में एकदम डिटेल में, जिसमें आरबीसी थोड़ा लंबा टॉपिक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा और बाकी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट एक ही में आएगा।